हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 16 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, जिसमें बेस्ट स्टेट का जो दर्जा है वो मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। आंसर ए हो जाएगा। ये जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया जाने वाला है। दिया किसके द्वारा गया? तो देखिए, ये जो पुरस्कार है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में इस विभाग ने 11 श्रेणियों को शामिल करते हुए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है, जिसमें देखिए टोटल 41 विजेताओं की घोषणा की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 जून 2023 को इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार को प्रदान करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, बेस्ट स्टेट का जो पुरस्कार है ये तो मध्य प्रदेश राज्य को दिया जाएगा, लेकिन अगर हम अदर श्रेणियों की बात करें, अदर कैटेगरीज की बात करें, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार एमपी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार है ये तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। नाम थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा टफ है, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी अवार्ड जो है ये चंडीगढ़ नगर निगम को दिया जाने वाला है। इसके बाद देखिए, बेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप एनजीओ का जो पुरस्कार है ये अर्पण सेवा संस्थान, जो कि उदयपुर का एक एनजीओ है, इसे दिया जाने वाला है। तो यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इन सभी कैटेगरी को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही किसी कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार है क्या, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है या किस लिए प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार गवर्नमेंट के जल समृद्ध भारत के विजन को साकार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में चलाया गया है, जिसमें देखिए जो पुरस्कार है वो विभिन्न व्यक्तियों या संगठनों को उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह जो पुरस्कार है लोगों में पानी के प्रति जागरूकता फैलाने, पानी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। सबसे पहली बार देखिए, भारत के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत 2018 में की गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट का पुरस्कार दिया जाने वाला है। आगे देखिए, प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए, भारत में प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन हाल ही में ओडिशा राज्य में किया गया है। प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में किया गया। तो यहाँ पर देखिए आंसर तो मिल गया, ओडिशा राज्य में आयोजित किया गया। अब उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस महोत्सव का उद्देश्य पारंपरिक खेलों और जनजाति संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह जो महोत्सव है फ्रेंड्स, संस्कृति मंत्रालय और ओडिशा सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। आयोजन कहाँ पर किया गया? ओडिशा में। और अगर इसके शुभंकर की बात करें, मैस्कॉट की बात करें, तो इसका शुभंकर भीम है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ के गवर्नर के पद पर गणेशी लाल है और नवीन पटनायक वर्तमान में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन हाल ही में ओडिशा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे राजा परबा त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो राजा परबा त्योहार का संबंध भी भारत के ओडिशा राज्य से है। ये देखिए, ओडिशा के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है फ्रेंड्स, जो कि बड़ी धूमधाम से ओडिशा में मनाया जाता है। राजा परबा को ओडिशा में मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा के लोगों के द्वारा ये 3 दिन तक मनाया जाता है, मतलब 3 दिवसीय एक उत्सव है। पहले दिन को देखिए राजा संक्रांति के नाम से जाना जाता है, सेकेंड डे को मिथुन संक्रांति के नाम से और तीसरे दिन को बूधाहा या बसी राजा के रूप में जाना जाता है। अब एक्चुअल में ये त्यौहार रिलेट किससे करता है, मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, ओडिशा के अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में यह जो त्यौहार है अच्छी बारिश और खेती के लिए पृथ्वी की पूजा के रूप में मनाया जाता है।
मतलब धरती देवी की पूजा इस त्योहार के तहत ओडिशा में की जाती है। ओडिशा में 3 दिन तक मनाया जाने वाला ये जो त्योहार है 14 जून से शुरू हुआ है और 16 जून 2023 पर यह समाप्त हो जाएगा। मतलब 3 दिन तक यह त्योहार राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा, छऊ उत्सव, कोणार्क नृत्य उत्सव और लिंगा उत्सव, ये सभी ओडिशा के अदर फेस्टिवल्स हैं जो कि अलग अलग देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए मनाए जाते हैं। यहाँ पर हम राजा परबा त्योहार की बात कर रहे हैं, तो ये अभी ओडिशा राज्य में मनाया जा रहा है जो कि एक 3 दिवसीय त्योहार है। आगे आ जाइए। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो देखिए पूर्वोत्तर भारत मतलब जो पूर्वी राज्य हैं उनमें भारत का पहला ईट राइट स्टेशन भारत के असम राज्य में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बन गया है। आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे फसई के नाम से जाना जाता है, इसने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया है और इस तरह से यह पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला ईट राइट स्टेशन बन गया है। असम जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया हैं और हिमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम राज्य के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। पूर्वोत्तर का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया जा रहा है। हाल ही में देखिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और साथ ही साथ इसके सत्र को भी संबोधित किया है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना, लैंगिक समानता के लिए कार्य करना, सामाजिक आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया गया है। किस राज्य की इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये राज्य फ्रेंड्स भारत का तेलंगाना राज्य। तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को देखिए सुंदर इमारतों के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है फ्रेंड्स द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा देखिए तेलंगाना को शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। यह पहली बार है फ्रेंड्स कि भारत की किसी इमारत या संरचना को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि पहली बार दिया गया है इसलिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये लंदन स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इको फ्रेंडली सभी प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये संस्था विश्व में कार्य करती है। इस संस्था के द्वारा हाल ही में इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल पुरस्कार तेलंगाना की इमारतों और संरचनाओं को दिया गया है। सर्वे वेसल लॉन्च प्रोजेक्ट के तहत निर्मित चौथा जहाज संशोधक कहां से लॉन्च किया गया? तो देखिए सर्वे वेसल लॉन्च प्रोजेक्ट एक जहाज निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, युद्धपोत के निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट है, जिसके तहत भारत में हाल ही में देखिए चौथा जहाज संशोधक जो है ये चेन्नई के कट्टुपल्ली पोर्ट से लॉन्च किया गया है। तो पहले आंसर ले लेते हैं, पोर्ट कहाँ का है? तो कट्टुपल्ली पोर्ट जो कि चेन्नई में स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए ये जो युद्धपोत है जिसका नाम संशोधक है फ्रेंड्स, ये भारत में देखिए रक्षा के साथ साथ नागरिक उद्देश्यों के लिए समुद्र विज्ञान और भूभौतिकी डेटा एकत्र करने के लिए तैनात किया जाने वाला है। अब सर्वे वेसल लॉन्च प्रोजेक्ट की बात करें तो देखिए इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार के विजन के हिस्से के रूप में स्वदेशी जहाज़ों का निर्माण करना है। इसके पहले ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के तहत 3 जहाज़ों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें देखिए पहला संध्याक, सेकेंड निर्देशक और तीसरा इच्छक था। अब चौथे युद्धपोत संशोधक को इस प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में लॉन्च किया गया है। लॉन्च कहां से किया गया? तो चेन्नई के कट्टुपल्ली पोर्ट से संशोधक को लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरुणपोल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का संबंध किससे है?
तो देखिए अरुण पोल ऐप जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने हाल ही में लॉन्च किया है, ये पुलिस सहायता से संबंधित है। आंसर ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में राज्य में इस ऐप को लॉन्च किया है। अब ऐप का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इस एप्लीकेशन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के जो निवासी है वो बिना थाने आए अपनी शिकायतें इस ऐप पर दर्ज करवा सकते हैं। अब अगर कोई शिकायत दर्ज करवाता है तो जो मोबाइल वाहन है, जो कि ऐप जागरूकता वाहन के रूप में जाना जाएगा, ये विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेगी और उन्हें हल करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा देखिए राज्य में पेमा खांडू ने कर्मचारियों के लिए ई विजिलेंस ऐप को भी हाल ही में लॉन्च किया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी कैपिटल ईटानगर है और लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनायक यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। पेमा खांडू वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एनएसई अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए ये एक एनिमेशन महोत्सव है फ्रेंड्स, जिसे एनएसई इंटरनेशनल एनिमेशन महोत्सव या फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन हाल ही में फ्रांस में किया गया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत ने पहली बार इस इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग लिया है। भारत की ओर से जो डेलीगेशन भेजा गया है फ्रेंड्स, वो इस सम्मेलन में वैश्विक दर्शकों के समक्ष एनिमेशन और वीएफएक्स कंटेंट तैयार करने में भारत की ताकत का प्रदर्शन करने वाला है। भारत में इसके लिए कितना बड़ा मार्केट है, एनिमेशन के मार्केट के लिए भारत कितना खुला हुआ है, इसकी जानकारी भारत के डेलीगेशन के द्वारा इस सम्मेलन में दी जाने वाली है। तो एनएसई इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में फ्रांस में किया गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कार्मेक मैकार्थी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए कार्मेक मैकार्थी की बात करें तो ये काफ़ी फेमस एक उपन्यासकार थे फ्रेंड्स, जिन्हें देखिए इनके उपन्यास के लिए पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। द रोड, ब्लड मेरिडियन, ऑल द प्रिंटी हॉर्सेस, ये इनके लोकप्रिय उपन्यास थे। ये कहाँ के थे ये भी याद रखिएगा, ये एक अमेरिकी उपन्यासकार थे फ्रेंड्स। इनके उपन्यास द रोड के लिए देखिए इन्हें 2007 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अमेरिका के उपन्यासकार कार्मेक मैकार्थी का हाल ही में निधन हो गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 16 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम बुक एंड ऑथर से रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला देखिए, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक श्री नारायण वाघुल के द्वारा लिखी गई है। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। बुक सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन द लेब्रिंथ ऑफ लॉ पत्रकार मनोज बिट्टा की पुस्तक है। आगे आ जाइए, कस्तूरी रे के द्वारा लिखित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबर हिंटरलैंड से रायसीना हिल्स एक आदिवासी लड़की की यात्रा को बयां करती है। ये जो पुस्तक है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर बेस्ड है। किसके द्वारा लिखी गई है? कस्तूरी रे के द्वारा। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप महारवा के द्वारा 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार ए कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स नामक पुस्तक लिखी गई है। द गोल्डन ईयर, द मेन जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लास्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फैक्ट शीट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर बता दिए। हमने कुछ ही बुक एंड ऑथर को यहाँ पर कलेक्ट किया है, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए 15 जून मतलब लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे, एक बार उन्हें हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार से ललिता नटराजन को सम्मानित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाल ही में उप कार्यालय पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में खोला गया है। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड शक्तिकांत दास को दिया गया है, जो कि भारत में आरबीआई के गवर्नर है। सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश रूस है। WHO के द हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न इनटू वायलेंट को पुरस्कार प्रदान किया गया है। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द एयर के अनुसार
भारत का सबसे प्रदूषित शहर बेंगलोर है। आगे आइए, डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया का शीर्ष देश इंडिया है। हाल ही में NHPC लिमिटेड के नए निदेशक श्री उत्तम लाल बनाए गए हैं और ई-स्कूटी योजना को हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, लास्ट डे के करंट अफेयर्स को हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ज़रूर बताइएगा। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये VD सावरकर के द्वारा की गई है। आप सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही आए हैं। इसका भी आंसर कमेंट में दीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।